छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़तालियों की वजह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। 24 दिसंबर से जारी डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल को 39 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी सुनवाई हुई नहीं है, जिसके चलते डीएड अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों ने हर तरह का प्रदर्शन कर लिया, यहां तक कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही बातचीत के लिए कोई पहल की गई है। वहीं अब प्रदेश में मिड डे मील के रसोइयों ने भी प्रदेशव्यापी हड़ताल कर दी है। प्रदेश भर के करीब 86,000 मिड डे मील रसोइयों की हड़ताल चल रही है। प्रदर्शनकारियों के लिए ठंड और मौसम की मार से बचने के लिए ना तो पर्याप्त तंबू हैं, ना ही पर्याप्त कंबल और ना ही पक्की छत की व्यवस्था है। इन हालात में सैकड़ों की संख्या में महिला रसोइयां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। नवा रायपुर अटल नगर के तूता धरना स्थल पर हजारों मध्याह्न भोजन रसोइयां 29 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। प्रदर्शनकारी अपनी दैनिक मजदूरी 66 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए से अधिक करने की मांग कर रही हैं, लेकिन इनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो दो तरह की हड़ताल चल रही है। एक तरफ डीएड अभ्यर्थी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 39 दिन हो गए उनकी हड़ताल को। दूसरी तरफ मिड डे मील रसोइये भी 29 दिसंबर से हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाई जाए, लेकिन विडंबना इन सब के बीच यह है कि अभी तक संवाद की कोई कोशिश नहीं की गई है, समाधान के लिए कोई पहल नहीं की गई है। और धरना स्थल से हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, दो तरीके का आंदोलन चल रहा है। एक तरफ डीएड अभ्यर्थी 39 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ महिला रसोइयां भी हड़ताल पर बैठ गए हैं, दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं। सवाल यही है कि समाधान की कोई कोशिश क्यों नहीं हो रही है, कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है। डीएड अभ्यर्थियों की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई प्रयास क्यों नहीं हो पा रहा है अंकुश? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना इन लोगों के सामने यही है कि इनकी हालत खराब हो रही है और उसके बाद भी इन लोगों की मांगें जो है वो पूरी नहीं हो पाई हैं। महीने भर से ज़्यादा बीत गया है और महीने भर से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी यहाँ पर जो है उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। अभी महज 10 मिनट पहले की एक तस्वीर थी कि ये जो हड़ताल पर बैठे रसोइया संघ है, जो जिनकी संख्या पूरे प्रदेश भर में करीब 87,000 है, इन्हीं में से एक महिला रसोइया की तबीयत बिगड़ी है और उसको तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और उसके बाद भी अब तक इनकी बात जो है वो बन नहीं पाई है। प्रदेश के जो इनके विभाग के जो मंत्री हैं, इनके विभाग के जो अधिकारी हैं, उन लोगों के सामने ये गुहार लगा चुके हैं। और जिन इलाकों से आते हैं, अगर हम बात करें तो ये प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और वहाँ पर सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते हैं। कलेक्टर दर की ये मांग कर रहे हैं और उसके बाद भी इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। धरने पर बैठे जितने लोग हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सवाल ये है कि बात बन क्यों नहीं पा रही है? सर, इसमें ऐसा है कि अभी हमको हड़ताल करते हुए आज 34वां दिन है और अभी आप देखे हो कि अभी कुछ जो हमारी माताएं हैं वो रोज़ जो है बीमार पड़े। यहाँ का जो अवस्था है इसी वजह से, और सरकार जो है हमारी जो मांग है, 3 सूत्री जो मांग है वो उसको सरकार जो है पूरी नहीं कर रही है। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम लोग कलेक्टर दर ही मांग रहे हैं और अन्य कर्मचारी जो है उसको डीए और अन्य सुविधा जो है उनको मिलता है, लेकिन हम लोग कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं। जबकि हम लोग रसोई में काम करते हैं और रसोई जो काम है वो बहुत रिस्क का काम है, चूँकि हम लोग चूल्हे से खाना बनाते हैं और कुकर फटने का डर है या आग लगने का डर है, तो हम लोग बीमा भी नहीं मांग रहे। केवल एक ही सूत्री हमारी जो है, 3 सूत्री जो मांग है, वो प्रथम जो मांग है वो कलेक्टर दर जो है उसी को लेकर हम लोग बैठे हैं। और रोज़ जो है रसोइयों का यहाँ स्वास्थ्य खराब हो रहा है और सरकार जो है इसमें राजनीतिकरण कर रही है कि जो रसोइया यहाँ पे जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो संगठन की ही देन है करके। तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो महतारी हैं, दीदी हैं, माताएँ और भैया हैं, वो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ी निवासी है और हम मूल लोग यहीं के हैं, और हमारा जो छत्तीसगढ़ी है, जो सरकार है, वो हमारी दुख दर्द को कब समझेगा? और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के रसोइया यही हम लोग ठान लिए हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हमको जो भैया लोग अनशन में बैठे हैं ना, वो करना पड़े। हम लोग बैठेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 34 दिन हो गए हैं। कलेक्टर दर के अलावा और कौन कौन सी 2 मांगे हैं? कलेक्टर 4 मांग है। कलेक्टर फर्स्ट तो कलेक्टर दर है, दूसरी अंशकालीन से पूर्णकालीन,
और तीसरी बात है जो दर्ज संख्या के आधार पर किसी भी रसोइया को कभी भी निकाल दिया जाता है। ये तीन ही मांग है अपनी। और जो 29 तारीख को अपना धरना प्रदर्शन मतलब रैली निकली थी, उसमें सरकार जो है हमारे ऊपर मतलब झूठा FIR दर्ज करा दी है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हमारे सरकारी संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ किया गया है। ऐसा किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं किया गया है। चाहे तो शासन प्रशासन देख सकती है, वहाँ CC कैमरा में किसी भी चीज़ को तोड़ा ना फोड़ा गया है, ना किसी पुलिसकर्मी के साथ किसी प्रकार की धक्का मुक्की हुई। ये मिलाकर ये कहा जाए कि आप लोग 34 दिनों से हड़ताल पर हैं, आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। विभागीय अधिकारी जो है वो आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। उसके बाद भी अगर आप लोग अड़े हुए तो अब आप लोगों के खिलाफ FIR हो रही है। जी देखो, 35 दिन तक हम लगातार सरकार से निवेदन के, प्रार्थना के, पत्राचार के, लेकिन सरकार अब तक हमारे बात को अनसुनी करते आ रहा है। हमारी जो मांग को सुनने को तैयार नहीं है। यदि सुन भी लिया है तो उनका कहना है कि रसोइया को 25% मानदेय दिया, 25% उनके मानदेय में वृद्धि किया जाए, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने विरोध किया। देना है तो कलेक्टर दर पर मानदेय दो, यदि नहीं देना है तो मत दो, ये बोल के हम लोगों ने 29/1/2026 को एक रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए हम लोगों ने यहाँ से निकले थे। लेकिन बीच में जो रेलवे फाटक है वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाकर वहाँ रोका गया और हमको वहीं पर मांग पत्र मांगा गया। तो हम लोगों ने उनसे यही कहा कि सरकार की जो भी उच्च अधिकारी है या सरकार की प्रतिनिधि को यहाँ बुलाओ और हमारे उनसे चर्चा कराओ ताकि हम CM के पास हमारा बात को रखवा सको। यही बोले। यदि वो चर्चा संतुष्टपूर्ण नहीं होने पर हम लोगों ने शांतिपूर्ण होकर वहाँ पर रोड पर बैठ गए। अब बढ़ते हुए हम शांतिपूर्ण से सरकार से मांग को रखे। लेकिन FIR साजिशपूर्ण हुई है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ये FIR जो हुआ है 600 लोगों का, ये पूरी तरह साजिश है, सरासर गलत है। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, इल्जाम है। देखिए अमित, अभी हाल ही में इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उस FIR के तौर पर इनका स्पष्ट कहना है कि इनके खिलाफ साजिश है, क्योंकि जिस दिन ये मुख्यमंत्री निवास के घेरने के इरादे से निकले थे, उनको इस धरना स्थल के कुछ ही दूरी पर इनको रोक दिया गया था। बैरिकेडिंग लगा के रोकने के बाद इनको सड़क पर बिठा दिया गया था। ठीक है। अब ये लोग सड़क पर बैठकर इस बात को लेकर अड़े हुए थे तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आए या कोई मंत्री आए तो इनसे बातचीत करे, लेकिन जब बातचीत नहीं विफल रही तो दूसरे दिन या तीसरे दिन पता चलता है। यही मूल सवाल है आंदोलन। यही से मेरा सवाल है कि अगर हम संघर्ष, सियासत और जो साजिश की जा रही है उसके प्रश्न को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, हम संवेदनशीलता पर सवाल करें तो ये 85-86 हजार लोग कौन है? ये इंसान ही तो हैं। इंसानियत के नाते भी तो इनसे संवाद स्थापित करना चाहिए था ना। ये जहां पर धरना दे रहे हैं वहां से CM आवास की दूरी कितनी है, वहां से शिक्षा मंत्री की दूरी कितनी है, या फिर संबंधित अधिकारियों के आवास की दूरी कितनी है, उनके कार्यालय की दूरी कितनी है? क्या वो इतनी भी संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रहे हैं कि अपने अपने दफ्तरों से निकलकर इनके बीच में जाकर इनकी सुने? ये साजिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन 86 हजार लोगों की भीड़ अगर एक जगह आकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है तो संवाद तो करना चाहिए ना। इसी ठंड में उन अधिकारियों के परिजन अगर खुले आसमान के नीचे रहते तो क्या उनका दिल नहीं पसीजता? क्या सवाल ये है। देखिए बिल्कुल आपका सवाल ये लाजमी भी है, और आपने जिस तरीके से कहा कि कितनी दूरी है, तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि अगर संवेदनशीलता है तो दूरी मायने नहीं रखती। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो राजधानी रायपुर से 200-300 किलोमीटर दूर घटी हैं और वहाँ पर प्रदेश सरकार के मुखिया, प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने उस समस्या का निदान भी किया है, लोगों से मुलाकात की है, सुनवाई की है। लेकिन मेरे पीछे एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखा दूं कि ये प्रदेश के वही 87,000 लोग हैं जो प्रदेश की अलग अलग 90 विधानसभा सीटों से आते हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों से ये निकलकर मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद राजधानी रायपुर में ये बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। ये धरना देने पर मजबूर है, और धरना देने पर क्यों मजबूर है? क्योंकि ये करीब ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले से ये लोग ये सेवा दे रहे हैं,
और हर बार इनको ये उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर अब इनकी मानदेय बढ़ेगा, शायद आगे जाकर सरकार इनके बारे में सोचेगी। लेकिन जब दशकों बीत गए और दशकों बीतने के बाद भी जब इनकी बात नहीं सुनी गई या इनकी मांग नहीं मानी गई, तो मजबूरी में आज इन्हें इस धरना स्थल पर इकट्ठा होने पर मजबूर होना पड़ा। करिए इनसे बातचीत करिए, कुछ इनसे बातचीत करिए, पूछिए कि इनको हर दिन की कितनी मजदूरी मिलती है, क्योंकि इनके हिसाब से इनको 66 रुपए के आसपास दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम दैनिक मजदूरी कानून है उसके मुताबिक 350 से 400 रुपए पर डे मिलना चाहिए। इनसे बातचीत करिए और पूछिए कि इनको हर दिन का कितना मिलता है। देखिए बिल्कुल, और जिस कारण से ये लोग धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, वो कारण जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग मध्याह्न भोजन का जो काम करते हैं या रसोइये के तौर पर काम करते हैं, एक दिन की कितनी मजदूरी आपको मिलती है और कितना आप चाह रहे हैं? जी देखो, एक दिन का मात्र 66 रुपया मिल रहा है, इसीलिए हम 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ नया रायपुर तूता में हम लोग बैठे हैं। तो हमको चाहिए कि कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। ये बार कलेक्टर दर पर मानदेय कितना? 12,000 रुपये महीना। जी 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 12,000 हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज की परिवेश में 12,000 भी देने से हम लोगों को संतुष्ट रूप से हमारे परिवार को चलाना सक्षम नहीं है, क्योंकि 31 साल की जो गड्ढा है उस गड्ढा का भरपाई करना हमारे लिए असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को मानने की वजह हमारे ऊपर में झूठा आरोप, झूठा FIR दर्ज करवा रहा है, ताकि रसोइया मैदान छोड़कर भागे घर में और 66 रुपया में मजबूर होकर मध्याह्न भोजन बनाए। ऐसा सरकार की मंशा है। 66 रुपये में आप लोग एक दिन का काम कर रहे हैं, रसोइये का काम करते हैं, सरकारी स्कूलों में सेवाएं देते हैं। अब 34 दिन बीत गए हैं, 34 दिनों में कई तरह की घटनाएं हुई। 2 महिला रसोइया आप लोगों की साथी, उनकी जान चली गई, आज एक की तबीयत खराब हो गई, FIR भी दर्ज हो गई। उसके बाद भी क्या लगता है कि आप लोग जीत पाएंगे? हमन है तो यहाँ अपन मांग ले बर आए हैं सर कि कलेक्टर दर चाहिए करके, लेकिन आज सरकार दे रही तो आज हमारे 2 रसोइया मन भी नहीं जातीस। हमन तो अपन मांग ले के गए रहे रोड में, तो कलेक्टर दर तो दे नहीं सकते थे, तो सीधा हमारे ऊपर इंजाम लगा थे कि ये मन है मतलब जाए करके वो हमारे ऊपर हमला ना थाना लेबर वहाँ आ गए। अच्छा, FIR इसलिए कराई ताकि आप लोगों को यहाँ से बाहर किया जा सके। क्या लगता है इन सब तमाम चीज़ों के बाद भी बात बनेगी आप लोगों? हाँ, बनी का बनी सर, हमन अड़ेच रहो जब तक कलेक्टर दर नहीं दी तब तक हमन यहीं बैठे रहो, चाहे हम जेल लेके जाए, जेल में भी जाबो तो हमारी वही कलेक्टर दर रही और वही मांग रही है, वही लड़ाई रही। यहाँ भी बैठे हैं तो वही लड़ाई रही और वहाँ भी बैठबो तो वही लड़ाई रही। और लेना है तो सब जना लेके या तो फिर सबके वेतन ला बढ़ाए और यहाँ से सीधा हमारा विदा करे, बस एक ही। आप अभी किसकी तबीयत खराब हुई है जिनको अस्पताल ले जाए? हमारे साथी के है सर। कौन गाँव रखे तो हमारे नाम तो साथ का भूल गई, लेकिन वो क्या बोल जाते जाते क्या बोला, जब हमारा 2 दीदी का सामप तो खत्म हो गई, लेकिन मैं भी मर जाऊंगी तो उन लोग सरकार बोल रहे थे इन लोग यहाँ मर गए, उनका जिम्मेदारी हम नहीं है, लेकिन मैं मर जाऊंगी तो मोदी के पास लेके जाना हमारा लाश, ऐसी बोल के हो गया हॉस्पिटल। सरकार ही जिम्मेदार है हम उनकी मौत का, क्योंकि यहाँ हम खुले में सो रहे हैं, बहुत यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा है और हम लोग तालाब में नहा रहे हैं। अगर वो लोग घर में होते तो सुरक्षित रहते तो उनका तबीयत खराब नहीं होता और उन लोग अभी जीवित रहते, हमारे बीच रहते, क्योंकि यहाँ का वातावरण की वजह से सभी लोगों का तबीयत खराब है, हमारा भी सभी का आवाज बैठ गया है, पानी भी संवेदनहीन है रवैया अंकुश, संवेदनहीन है रवैया, शर्मनाक है ये हरकत जो की जा रही है, संवाद का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। अब सवाल यही है न्यूज स्टेट का उन तमाम अधिकारियों से और जिम्मेदार लोगों से, 66 रुपए में क्या आप अपना घर चला सकते हैं? क्या आप प्रतिदिन 66 रुपए में आप अपने घर का खर्च चला सकते हैं? यह सवाल न्यूज स्टेट उन तमाम अधिकारियों से पूछ रहा है जिनको इनकी मांग सुननी चाहिए, उन तमाम मंत्रियों से पूछ रहा है, राज्य की सरकार से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 66 रुपए में क्या आप अपना घर प्रतिदिन चला सकते हैं? जबकि दैनिक मजदूरी, जो न्यूनतम दैनिक मजदूरी है वो 400 रुपया है। मनरेगा मजदूरों को भी आप 12,000 रुपए महीने के हिसाब से दे रहे हैं और आप इनको 66 रुपए पर डे का दे रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये इंसाफ की मांग नहीं करें तो फिर क्या करें? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे सर्दियों में ये रात बिताने को मजबूर हैं और ये बीते महीने भर से इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके कभी भी संवाद की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे कि इनकी तबीयत खराब हो सकती है, इनकी जान जा सकती है? इनसे जाकर एक बार बातचीत कर ली जाए। अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई क्या अंकुश आपकी? मतलब ये रवैया क्यों? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये ढिठाई क्यों बरती जा रही है कि इनसे बातचीत भी नहीं की जा रही है?
देखिए बिल्कुल इस संबंध में हमने अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा हमने सरकार के मंत्रियों से भी बात करने की कोशिश की। तमाम अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आए हैं, अलग अलग जवाब आए हैं। अभी हमने हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से जब जानने की कोशिश की कि रसोइया हैं और डीएड संघ वाले जो अभ्यर्थी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, तो कोई इसको करार देता है कि वो गलत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, गलत तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगें जायज़ नहीं है। ये जवाब वहाँ बैठकर दिए जा रहे हैं। अगर ये जवाब तब दिए जाते कि जब अधिकारी या मंत्री यहाँ पर पहुँचते, उनसे बातचीत करते, या फिर इन लोगों के किसी प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बैठ के बातचीत करते कि आखिर समस्या क्या है, आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो वाजिब है या नहीं वाजिब है। एक सवाल इनसे भी बनता है, आप लोग 34 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से मुलाकात हो पाई है, बातचीत हुई है? जी जी, बराबर हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को जन दर्शन में मुलाकात हुआ, उसका पर्सनल सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ, फिर उप मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ, ब्रिजमोहन अग्रवाल सांसद से मुलाकात हुआ, फिर शिक्षा मंत्री से 2 बार मेरा मुलाकात हुआ, शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से 2 बार मुलाकात हुआ, चर्चा हुआ। तमाम कोशिश हमारा नाकाब हुआ है, सभी से चर्चा मुलाकात। क्या चर्चा हुई, किस तरीके की बातचीत हुई, आपने अपनी मांग रखी तो वहाँ से क्या जवाब आया? जी, हम लोगों ने वहाँ मांग रखे 3 सूत्री मांग को, लेकिन हम सबसे हमारा मुख्य मांग है कि हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के, लेकिन कलेक्टर दर मानदेय पर वो लोग बोले कि सरकार की आपकी जो कलेक्टर दर के हिसाब दर पे हम यदि आपको देते हैं तो सरकार को 300 करोड़ का अतिरिक्त भार होगा। ये 300 करोड़ का अतिरिक्त भार होगा, इसलिए आप लोगों की ये मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ इस धरना स्थल पहुंचा कोई अधिकारी बात करने? अभी तक कोई भी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कोई भी धरना स्थल में नहीं पहुंचा है, सिर्फ हम लोगों उनके दरवाजे तक पहुंचे हैं। हाँ, तो ये एक देखिए, एक महत्वपूर्ण जवाब ये है कि 34 दिन हो गए हैं और 34 दिनों तक जिस जनता के लिए सरकार बनती है, जिस जनता की भलाई के दावे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जनता के लिए भलाई करेंगे, जनता के लिए नहीं अंकुश, जिस जनता के वोट से बनती है, जिस जनता के वोट से बनती है उसी जनता की नहीं सुनी जा रही है। और सवाल ये है कि ये कोई अपराधी तो है नहीं, ये कोई आतंकवादी तो है नहीं, इन्होंने कोई बड़ा गुनाह तो किया नहीं है, ये अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, तो आप इनके ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं बजाय इनसे बातचीत करने के। आप डीएड अभ्यर्थियों के बीच में भी जाइए अंकुश, वहां पर भी कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ चुकी है, 39 दिन हो गए उनके धरना प्रदर्शन को। सवाल उनके मुद्दे पर यह है कि वहां तो कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना की जा रही है, वहां पर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जाइए उनके बीच। देखिए अमित, जिस तरीके की तस्वीर ये धरना स्थल पर है, ये तस्वीर अमूमन चुनाव के दौरान देखने को मिलती है। जो चुनाव को 2-3 महीने बचते हैं, उसके बाद कई तरह के संगठन, कई संघ जो है यहाँ पर हड़ताल करते नजर आते हैं, अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते हैं। कोई गैर शासकीय है, कोई अर्ध शासकीय है, कोई दैनिक वेतनभोगी, इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होने के लिए 3 साल का समय है और चुनाव के 3 साल पहले ही ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई रसोइया संघ की, अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। आप पहुंचे अंकुश, उनके पास पहुंचे, इसी बीच एक बड़ी खबर आई हो, हम दर्शकों को बता देते हैं। आप उनके पास पहुंचकर उनसे बातचीत करिए। बड़ी खबर यह है कि एक और महिला रसोइये की तबीयत खराब हो गई है। हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ की हड़ताल जारी है, काम बंद है, हड़ताल पर हैं रसोइये और 2 महिलाओं की पहले ही तबीयत खराब हो चुकी है। अब एक और महिला की तबीयत खराब होने की बात सामने आ रही है। 3 महिला रसोइयों की तबीयत खराब हो गई है। हैरान करने वाली बात यह कि अभी तक बातचीत की कोई कोशिश नहीं की गई है। और अभी आपने सुना, महिला रसोइये की तरफ से बताया गया कि जिस महिला रसोइये की तबीयत खराब हुई थी, जब वो अस्पताल जा रही थी, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो उसके बाद सरकार के पास मेरे शव को लेकर जाना और अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना। बहुत चिंता का ये विषय है कि इनकी हड़ताल चल रही है, तबीयत खराब होती जा रही है, ठंड में इनकी एक के बाद एक तबीयत खराब हो रही है, लेकिन कोई अधिकारी इनके पास पहुंचकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। अंकुश, अब आप बातचीत करिए डीएड अभ्यर्थियों से, क्या कह रहे हैं वो, क्या स्थिति है उनकी। और ये हम तस्वीरें दिखा रही है, देखिए आप, जब एक और महिला की तबीयत खराब हुई यहाँ पर, जो कि प्रदर्शन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, तब उनको एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा था। आप देखिए, एक के बाद एक यहाँ पर तबीयत खराब हो रही है इन रसोइयों की। 87,000 इनकी संख्या है। मतलब ये है कि प्रदेश के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर ये रसोइये पहुंचे हुए हैं। और इनकी मांग क्या है आप ये भी समझ लीजिए, हम लगातार वो चला भी रहे हैं पॉइंटर के जरिए। ये कह रहे हैं कि दैनिक मजदूरी हमारी 66 रुपए है। मतलब ये कि महीने में इनको 2,000 रुपए दिया जाता है।
ये कह रहे हैं कि जो कलेक्टर के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है यानी पर डे 400 रुपए, आप हमारी मजदूरी उतनी कर दीजिए। मतलब ये महीने का 12,000 रुपए मांग रहे हैं और वो भी इनको दिए जाने के लिए जो सिस्टम है वो तैयार नहीं है। सवाल ये है कि 66 रुपए में कितने सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने घर का खर्चा हर दिन का चला लेंगे। अंकुश, अगर आप पहुंच गए उन अभ्यर्थियों के बीच में तो बातचीत करिए, उनकी क्या स्थिति इस वक्त है और क्या उनसे कोई बातचीत की गई है क्या? देखिए बिल्कुल, मैं अभी डीएड अभ्यर्थियों के साथ ही खड़ा हूं और उनसे समझने की कोशिश करूंगा कितने दिन हो गए हैं, आप लोगों की कौन कौन सी मांग है और अब तक आपको धरना देना पड़ रहा है, मतलब बातचीत नहीं हुई। ये 2023 का सहायक शिक्षा का मामला है। हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लड़ा है और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर पूरा करने की बात की है, जजमेंट दिया हुआ है। उसी जजमेंट का 4 महीने हो गया, उसका पालन नहीं हो पाया है। तो हमने उसी वजह से, जब पालन न होने की वजह से हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से बोल रहे हैं कि जब भी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव किए थे तब बोला गया था कि आप लोगों को आगामी जो कैबिनेट है 4 तारीख को उसमें रखा जाएगा। साथ ही हम वित्त मंत्री से भी मिले हैं तो उन्होंने भी बोला कि आगामी जो कैबिनेट है उस पर चर्चा की जाएगी आप लोग की बातों को। जी, यही सरकार से भी 4 तारीख की कैबिनेट निकल गई और उसके बाद एक कैबिनेट और निकल गई, उसके बाद भी आप लोगों की बात नहीं बनी। हाँ जी सर, 2 कैबिनेट निकल गए, अब तक के दोनों ही बात नहीं बनाए। अब बोले कि इस बार कंफर्म है कि आप लोगों का बात रखा जाएगा, उसमें फाइनल किया जाएगा करके आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन से ही काम नहीं चलेगा सर। हम लोगों को नियुक्ति चाहिए, आश्वासन तो बहुत हो गया। आश्वासन मिलते सभी से विधायकों के पास गए, टोटल जो भी 90 विधायक हैं सबके पास गए थे, सब ने आश्वासन दिया हम लोग मंत्री जी के पास बात रखेंगे, शिक्षा मंत्री के पास बात रखेंगे करके, लेकिन आज तक वो लोग बात रखे नहीं है। सबके पास लेटर दिए, सबसे लेटर भी लिए थे, अपन रिसीविंग लिए थे, सबको मंत्री जी के पास भी दिए, उसके बाद भी आज तक वो आश्वासन देते ही आया है। बात बन क्यों नहीं पा रही, कारण क्या समझ में आया आपको? वो तो सरकार के ऊपर है सर। सरकार हम लोग को कुछ डिसीजन बता ही नहीं रहे हैं। अगर भर्ती लेना है तो वो भी बता दें, नहीं लेना है वो भी बता दें। हाँ, सरकार के ऊपर है, मतलब सीधे तौर पर मनसा पर सवाल इन्होंने खड़ा किया है। और ये तस्वीर देखिए, ये जो है दिन भर चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, ये कंबल में इन लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ लेटे रहते हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लगातार आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, तबीयत भी बिगड़ रही है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन हौसला अभी भी कायम है। जी सर, हम लोग का शरीर भले ही वीकनेस हो गया है अभी हड़ताल के कारण। आज 39वां दिन है हमारी हड़ताल का, लेकिन हम अपने बॉडी में जब तक बूंद का एक कतरा है तब तक अपने अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर हट गए तो सरकार समझेगी कि हम ना कमी है, जैसे खुद है वो, तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं। जब तक हमारे शरीर का एक कतरा रहेगा तब तक हम अपने अधिकार के लिए यहाँ लड़ते रहेंगे और यहाँ मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। जितने दिनों से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सर। यहाँ कुछ भी का व्यवस्था नहीं है। आप वॉशरूम में जाओगे ना तो देखने लायक है सर, मतलब ना आप 1 मिनट भी खड़े नहीं हो पाओगे, ऐसा है। हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो हम ही लोग समझ सकते हैं सर। कोई मिलने आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बात करने आया आप लोगों से? आए थे मिलने और हम लोग को बोले कि आप लोग का काम हो रहा है, अनशन को तोड़ दो ऐसे करके। तो फिर हम लोग मतलब थोड़ा शिथिल हुए हैं, लेकिन हमारा जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ है सर। जब आप लोगों को आश्वासन मिला है तब भी अनशन कर रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग बस शिथिलता दिखाए हैं, क्योंकि अगर हम अनशन तोड़ दिए तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग अब इतना टूट गए हैं सर, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही बचा नहीं है। हम आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं, कोर्ट के ऊपर कोर्ट घसटा के, कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अनशन के सिवा। अगर इनकी मांगे अनैतिक है, अगर इनकी मांगे अनैतिक है तब भी सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए। कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री को करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं वो नैतिक नहीं है, अनैतिक है। और अगर इनकी मांगे नैतिक हैं तो फिर उसको सुना जाना चाहिए। 1 जनवरी को उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि सरकार इनको लेकर संवेदनशील है। अरुण साव ने कहा था कि सरकार आंदोलनरत अभ्यर्थियों को लेकर संवेदनशील है। ये संवेदनशीलता है। महीने भर बीत गया, अभी तक शिक्षा मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने या सरकार के किसी भी मंत्री ने इनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। ये सरकार की संवेदनशीलता है। आप बने रहिए अंकुश हमारे साथ। हम एक बार फिर से इस बड़ी खबर पर लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।